नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस समय जिस हिंदुत्ववादी चेहरे की बात हो रही है वो आखिर कौन है? क्यों अजान को उर्दू की बजाय मराठी में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है? आखिर मराठी हिंदी विवाद में उर्दू कहाँ से आया? आखिर आगे की सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के हिंदू फायर ब्रांड नेता नितेश राणे है। नितेश जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नितेश जी, अगर उर्दू में अजान पढ़ी जाती है तो आपको क्या आपत्ति है? वो तो कह रहे हैं हम उर्दू जहाँ पर शुरू से बोली जाती रही वहाँ से जो अजान आई वो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो हिंदी पे जो कोई विवाद खड़ा करके रखा है, मेरा बोलना इतना ही है कि महाराष्ट्र में तो मराठी की शक्ति है ही, उसमें कोई विवाद नहीं है। मगर आप अगर किसी गरीब हिंदू के पास जाके उससे मराठी बुलवा रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तुम मराठी में ही बोलना चाहिए, तो फिर वही नियम तुम बहरामपाड़ा, नल बाजार, मस्जिद बंदर ये सब पे क्यों नहीं लगाते? वहाँ पे नियम की अलग है क्या? वहाँ पे हर कोई सिर्फ मराठी में ही बात करता है? वहाँ पे फ्रूट बेचने वाले, हाँ, दुकान में बैठने वाले व्यापारी सारे के सारे शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? मदरसों में क्या? मदरसा है, या मैंने जिस तरीके से आपने अजान की बात की, तो फिर हर कुछ तो फिर मराठी में उधर होना चाहिए। फिर काहे को आप हमको सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही मार के उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते? गरीब हिंदुओं के सामने तुमको शेर बनना है, मगर मस्जिद बंदर और बहरामपाड़ा में तुमको बिल्ली बन के घूमना है? ऐसा तो चलेगा नहीं। जो नियम तुम एक हिंदू को लगा रहे हो वही नियम तुम मस्जिद बंदर में भी लगाओ, बहरामपाड़ा में भी लगाओ, मस्जिद बाकी ये सब एरियाओं में भी लगाओ ना, तब हमको समझेगा कि आपको सबको मराठी बोलवाना है। मतलब सिर्फ अपनी दादागिरी एक हिंदुओं को अगर दिखाने की अगर आप हिम्मत कर रहे हो ना, इतना याद रखना, महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, ये देवा भाव की सरकार है। यहाँ पे इस तरीके से दादागिरी चलेगी नहीं, वो दिन अभी खत्म हो गए। महाराष्ट्र में सीएम खुद कह रहे हैं कि हिंदी शक्ति की भाषा नहीं है, आप कह रहे हैं शक्ति की भाषा नहीं है, दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं शक्ति की भाषा नहीं है। तो विपक्ष शक्ति की भाषा शब्द इस्तेमाल करके क्या ये सरकार को दबाव बना रहे हैं या सरकार के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा? सरकार तक की ही बात नहीं है पांडे जी। हिंदू राष्ट्र को बांटने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र है। कटेंगे तो बटेंगे, या एक है तो सेफ है, जिस तरीके से नारा हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों दिया था? क्योंकि ये जो जिहादी है, ये जो इस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटना चाहता है, कभी जाति के नाम पे बांटना है, कभी आज भाषा के नाम पे बांटना है, मगर ये भूल जाते हैं कि पहलगाम में जब हल्ला हुआ था तभी गोली मारने वाला जो आतंकवादी था उसने किसी की जात पूछी नहीं थी, किसी की भाषा नहीं पूछी थी, तू हिंदू है क्या, वो देख के गोली मारी थी। तो फिर हमको भी इतना याद रखना चाहिए कि ये सारी ये जो षड्यंत्र जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र को बांटने के लिए हो रहा है। आज आप कांग्रेस को पूछना चाहिए, तेलंगाना में उनकी सरकार है, तेलंगाना में वहां तीसरी भाषा उर्दू है, तो कौन से मुंह से ये बोल रहे हैं कि इनको हिंदी के ऊपर प्रेम है? उद्धव ठाकरे के अलायंस पार्टनर है खुद, जो उसका आगे जाके बोलते हैं। जो उद्धव ठाकरे आज मराठी की बात कर रहे हैं, वो खुद जब भी मुख्यमंत्री थे इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के वक्त, तभी उर्दू भवन मुंबई में बनने का सबसे पहला प्रपोजल उद्धव ठाकरे के गवर्नमेंट ने ही दिया था। वो छोड़िए ना, उनके जब सांसद चुन के आए थे लोकसभा के बाद, उसके बाद क्या जय श्री राम के नारे नहीं दिए थे उनके सांसद पर? दिया था, सर तन से जुदा दिया था, पाकिस्तान का जिंदाबाद के झंडे लहराए थे। फिर ये सब की सब साजिश ये हिंदू राष्ट्र को बांटने की है, जो हम होने देंगे नहीं। भाषा में क्या तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या इसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर साजिश रची जा रही है, आप कह रहे हैं? क्योंकि चेहरा मान लो अगर मराठी और हिंदी का उद्धव ठाकरे या MNS हो, लेकिन इसके पीछे पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है कि कैसे करना है। लेकिन गजवाई हिंद के दायरे में रह के
इनको इस हिंदू राष्ट्र को, इस हमारे भारत देश को, इनको इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है। पीएफआई के जब भी कार्यकर्ते और अधिकारी पकड़े गए थे पूना में ब्लास्ट कार्रवाई के अंतर्गत, तभी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हमको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। और इसके लिए ये हिंदुओं को जब तक ये बांटेंगे नहीं, क्योंकि हिंदू समाज आज 90% आज हिंदू समाज हमारे देश में रहता है। और अगर इस हिंदू देश को अगर तुमको बांटना है तो कभी जातियों के नाम पे इनको झगड़ा कराओ, और क्या कभी अभी भाषा के नाम पे झगड़ा कराओ। पर कभी भी हिम्मत किसी भी जिहादी को जाके उसको बुलाएंगे नहीं कि बाबा तू मराठी बोल के बता। कौन एक मदरसा महाराष्ट्र में आप बताइए जहां मराठी सिखाई जाती है? कौन से मराठी सिखाई जाए? सब मदरसा, ये पहले तो उधर पढ़ाई भी की जाती है कि वो सबसे बड़ा सवाल है। सारे के सारे आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं उधर। कभी जिलेटिन मिलता है, कभी हथियार मिलते हैं। वो तो छोड़िए, हमारे बुल्ढाना के पास उधर एक मदरसा के ऊपर कार्रवाई हुई थी, वहां यमन के नागरिक सालों साल वहां रह रहे थे और किसी को मालूम भी नहीं था। हमारे एनआईए ने और देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने वो चीजें एक्सपोज की और वो सारी चीजें की है। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद क्या है? हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की तो कोशिश है ना। लेकिन आपको कहा जाता है कि आप जानबूझ के सरकार में और मंत्री बनकर बैठे हैं और उसके बाद भी आप कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप तो आप पर भी लगते रहे। मगर मैं एक मंत्री और विधायक होने के पहले पांडे जी, मैं एक हिंदू हूँ। मैं मेरे धर्म की तरफ मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं मेरे मुत्य पत्रक पे ना नितेश राणे मंत्री बन के नहीं पहचान आएगी, नितेश राणे एक हिंदू है ऐसी मेरी पहचान आएगी। इसलिए मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है और मैं जो सच्चाई है वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम किसी हिंदू को मारने की हिम्मत रख रहे हो क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा है, तो वो बहरामपाड़ा में बैठा हुआ गोल टोपी और दाढ़ी वाला इंसान, उसके मुंह से मराठी कब निकलेगी? मैं इतना ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आज हमारी जो देवा भाव की जो सरकार है वो किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश लेने देगी नहीं। जहां जहां सजा देनी है, जो हमारे हिंदुओं के तरफ, क्योंकि हम हक से बोलते हैं कि हमारी ये सरकार हिंदुत्व सोच की सरकार है और हिंदुओं ने चुन के लाई हुई हमारी सरकार है, इसलिए हम किसी को भी इसके ऊपर गंदी नजर से देखने नहीं देंगे। व्यक्तिगत झगड़ों को भी क्या हिंदी मराठी विवाद के जरिए लाने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि अभी देखा होगा कि कल परसों एक कल्याण में एक रिसेप्शनिस्ट और एक उसके किसी लड़के के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। वो कानून व्यवस्था का विषय है, लेकिन एमएनएस की तरफ से उसको तुरंत हिंदी वर्सेस मराठी के तौर पर है। क्या ये जो चुनाव हैं नगर पालिकाओं के, उसके पहले ये जानबूझ के किया जा रहा है? यही वो एमएनएस के नेता थे जिन्होंने हमके महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था। जब भी हिंदू साथ में आते हैं, जब हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, तभी हमको एडवाइस दिया जाता है। कभी हज यात्रा के बारे में कभी कोई नहीं बोलता, कभी मुहर्रम के वक्त ये लोग 2 डीजे और ये सब जो नाटक करते हैं तभी उसके बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मगर सारे के सारी की सारी साजिश इस हिंदू राष्ट्र को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए मैं बोला ना, कभी वो ये जो जिहादी माइंडसेट के जो लोग हैं ना, कभी जाति के नाम पे हम लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, अभी भाषा के नाम पे आना चाहते हैं। हम हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम पंतप्रधान जी का जो नारा है, एक है तो सेफ है, अगर एक रहेंगे तो ही ये जिहादियों से लड़ पाएंगे, वरना ये हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बना के आगे निकल जाएंगे। ठाकरे परिवार जो एक हुआ है, अब बहुत जगहों पर होर्डिंग बैनर्स लगे कि ठाकरे ब्रांड है और अब कोई सामने नहीं आएगा, सब धराशायी हो जाएंगे। इस तरीके के जो होर्डिंग बैनर लगे हैं, आप चूंकि कोंकण से आते हैं, मुंबई में आते हैं, कोंकण किसी समय में शिवसेना का गढ़ रहा है और आपका परिवार भी बहुत पहले शिवसैनिक रहा है। देखिए, ऐसा है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की बात अलग थी। वो एक कड़वट हिंदुत्ववादी नेता थे। जब भी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी हुआ तो बाला साहब ठाकरे जी ने कभी सत्ता की परवाह की नहीं। हिंदुत्व ये उनके लिए कभी भी सत्ता की चीज नहीं थी। मगर
आज की जो कि उनके जो उत्तरदारी है या उनकी जो फैमिली है, उनके लिए हिंदुत्व ये सत्ता मिलना लेने के लिए, सत्ता पाने के लिए एक साधन है। इसलिए तो आज हिंदू समाज ने उनके ऊपर विश्वास उठा दिया है। आप जिस कोकण की बात कर रहे हैं, आज उद्धव ठाकरे के पार्टी का एक भी सांसद उधर चुन के आया नहीं है। वो छोड़िए ना, एक ही विधायक भास्कर यादव, वो भी बोलता ना, वो 1200 वोटिंग से वो पास हुए, जीत के आए हैं। तो इसलिए आज कोकण हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र की हिंदू समाज को समझ गया है कि ठाकरे ब्रांड बड़ा क्यों हुआ था। आप एक समझ के हो, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी हिंदुत्व के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। मगर आज देखिए, कोई अजान का स्पर्धा क्या ले रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद क्या हो रहा है। आज उद्धव जी कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए पहले जय श्री राम के नारे दिए जाते थे, अभी अल्लाह अकबर के नारे दिए जाते हैं। जब भी उनके सांसद चुन के आते हैं तभी हरा गुलाल उड़ाया जाता है, अजान स्पर्धा ली जाती है। कभी पहलगांव के जो हल्ला हुआ था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, महाकुंभ के ऊपर बोला जाता है। तो सब की सारी चीज अगर हिंदुत्व के खिलाफ होगी तो इसलिए तो ठाकरे ब्रांड के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 जो किले हैं उनको यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। क्या साथ ही साथ आप चूंकि पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, जो समुद्र से लगी हुई 750 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हैं, कई जगहों पर मस्जिदें बनी हैं, कई जगहों पर, उसको कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, दो चीज़ है। एक तो जो पहला सवाल आपने पूछा, हमारे जो गढ़ किले हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इतिहास खड़ा किया है, उसका सबसे बड़ा स्मारक कुछ कोई होगा तो हमारे गढ़ किले हैं। हमारे देवा भाव की सरकार ने, हमारे ही मुख्यमंत्री साहब ने, उनके ये पूरे उनके टेन्योर में, उनके कारकिर्द में आपने देखा रहेगा कि विशालगढ़ का विषय हो, पावनगढ़ का विषय हो, इंक्रोचमेंट मतलब जिहाद मुक्त हमारे किले, जहाँ जहाँ भी हरी चादर इन लोगों ने बिछाई है गलत तरीके से, जहाँ जहाँ भी गलत तरीके से मदार और मस्जिदें खड़ी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सिर्फ हमारे देवा भाव की सरकार ने अभी तक दिखाई है। और आगे जाके भी मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जब भी हमारा नेतृत्व इतना कड़वट हिंदुत्ववादी होने के वजह से, आप कहीं भी देखिए बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं है। जहाँ जहाँ लैंड जिहाद के विषय हुए हैं, वहाँ देवा भाव का बुलडोजर चला है। उसी तरीके से जिस आपने किनार पट्टी के बारे में कहा है, उसके बाजू में जो इंक्रोचमेंट है, जो मदार मस्जिद जो भी गलत तरीके से इंक्रोचमेंट खड़ा किया है, हमारे कोस्टल सिक्योरिटी मतलब समुद्र किनारा जो हमारा है उसको सेफ रखना, ये हमारी प्राथमिकता है, मेरे डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। एक बाजू से मछुआरों का विकास करना, दूसरा बाजू ना हमारी किनार पट्टी को सेफ रखना, और उसके लिए मेरे डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। पहला ही जो झलक हम लोगों ने दी वो मिरकरवाड़ा बंदर में आपने देखा होगा। 350 इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स थे, 350 सब के सब हम लोगों ने 4-5 घंटे में क्लियर कर दिए, क्योंकि हमको वहाँ मछुआरों का विकास करना है। वहाँ किसी आपको अगर आपका मस्जिद बनानी है, मदार बनानी है, तो गवर्नमेंट से जमीन मांगो और उधर बनाओ ना। आपको इलीगल तरीके से ही क्यों बनाना है? वो कहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ ही इलीगल क्यों खड़ी करनी है मदार या मस्जिद? तो इसलिए मेरा इतना ही बोलना है, जो है वो कानून के दायरे में होगा। हमारी सरकार किसी का भी तुष्टीकरण का राजनीति करेगी नहीं, किसी को भी नियम तोड़ने देगी नहीं। हमारी ये विषय हमारा क्लियर है। जेएनयू देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ पर पहले नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब वहाँ आपकी सरकार, खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ एक मराठी स्किल सेंटर की ओपनिंग करने, छत्रपति शिवाजी महाराज वार स्ट्रेटजी मेमोरियल और स्टडी सेंटर की ओपनिंग करने। इन दोनों चेंजेस को कैसे देख रहे हैं? जहाँ पहले भारत को तोड़ने की बात होती थी, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की पढ़ाई होगी। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, मतलब हिंदुओं का राज्य, उसको स्वराज्य बोलते हैं। उनकी लड़ाई ही हिंदू विरुद्ध मुसलमान थी। जितने मुगल राजा थे, जो कोई मुगल थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के, हमारे हिंदू बहनों को के साथ अत्याचार करके, उन्होंने
खुद का एक इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश की। उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज, हिंदुओं का राज्य जब भी ब्रिटिशों ने जब भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान जो लिख के रखी है कि हिंदू सेनापति, ऐसा उन्होंने मेंशन करके रखा है। उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वो जो मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पे हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे देश, पांडे जी में बार बार, हमारे देश हिंदू राष्ट्र ही है, बनाना बिनाना कुछ नहीं, हिंदू ही राष्ट्र है। जहाँ देश में हिंदू इतना 90% रहते हैं वो उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलेंगे। और इस हमारे हिंदू राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके हम सभी हमारे देवी देवता का ही मान सम्मान होगा। जिन्होंने हमारे हिंदुओं का जो इतिहास बड़ा किया है, हमारे भगवानों को, हमारे देवी देवताओं को बड़ा किया है, उनका मान सम्मान करना ये हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं का, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य मान के हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उधर जा रहे हैं। आपके राज्य में भी उत्तर प्रदेश की तरह नाम बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आपने जो 2-3 पहले नाम बदले थे, औरंगाबाद का नाम आपने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, आपने धाराशिव कर दिया, उस्मानाबाद का नाम आपने जिस तरीके से नगर का नाम चेंज किया, और अब एनसीपी शरद पवार ग्रुप के जो विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उन्होंने कहा कि इस्लामपुर का नाम आपने ईश्वरपुर कर दिया और उनको पूछा तक नहीं। ईश्वरपुर की जो मांग है, पहले वो जगह का नाम ईश्वरपुर ही था, फिर उसको इस्लामपुर किया गया। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने वापस उसको ईश्वरपुर कर दिया है। और ईश्वरपुर करना ये मांग डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने की थी। उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने वो मांग आगे लेके गए। आज हमारे देश में बार बार कह रहा हूँ, अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र है तो हमारे यहाँ हिंदुओं के नाम पे जगह रहेंगे। ये कोई पाकिस्तान और इस्लामाबाद नहीं है कि यहाँ उनके हिसाब से नाम होंगे। यहाँ ईश्वरपुर ही होगा, राम मंदिर मार्ग ही होगा, ये सभी तरीके से नाम आपको हर जगह मिलेंगी। यहाँ इस्लामपुर का कोई जगह नहीं है, इसलिए उसका नाम बदलने का जो निर्णय हमारे देवा भाऊ की सरकार ने लिया है, वो एक हिंदू बन के मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन रत्नपुर नाम कब बदलेगा? जहाँ औरंगजेब की मजार है, उस जगह का नाम रत्नपुर करने को लेकर 2 बार अलग अलग एमएलएज ने वो की, उसमें आपकी तरफ से भी कहा गया कि नहीं बदलना चाहिए उसका नाम का, क्योंकि औरंगजेब तो कभी हीरो भारत का था या नहीं था, लेकिन इतिहास तो ऐसा ही है ना। देखो, हमारे लिए समाधान की गोष्ट है, चीज़ है कि आप जैसे ज्येष्ठ पत्रकारों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो किसी भी सरकार में नहीं होगा वो देवा भाऊ की सरकार में, ये हिंदुत्ववादी सरकार में जरूर होगा। इसलिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी नगर का नाम रखा गया, इसलिए ही धाराशिव रखा गया, इसलिए ही ईश्वरपुर रखा गया, और जल्द ही रत्नापुर करने का जो सपना हम सब देख रहे हैं वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, देवेंद्र जी का कल बर्थडे था और अब 1 साल बाद जो बर्थडे आने वाला है, उसमें आपकी तरफ से क्या गिफ्ट उन्हें दिया जाएगा? देखिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उनके मंत्रिमंडल में मेरे को 2 बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो है मेरे मत्स्य व्यवसाय खाता जो है, मिनिस्ट्री जो है, और पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उसी दोनों खातों में उनका विकास करना, उसके माध्यम से महाराष्ट्र का विकास करना, ये उनकी मेरे से अपेक्षा है। उसके साथ सिंधुदुर्ग का भी पालक मंत्री मेरे को बनाया है। तो ये जो जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे कंधों पे रखी है, वो सारी जिम्मेदारी पूरी करने का काम मैं आज कर रहा हूँ। आप भी एक मंत्री हैं, एक मंत्री कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री का जो वीडियो आया, वो वीडियो विधानसभा के भीतर का रहा है, लेकिन उससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हुई है क्या पूरे वर्ल्ड? देखिए, मैं कोकाटी जी को बहुत पहले तरीके से पहचानता हूँ। मेरे पिताजी के साथ बहुत करीबी उन्होंने काम किया है, बहुत सीनियर और अनुभवी आदमी है। अभी उनका जो स्पष्टीकरण आया है कि वो वीडियो स्किप करते वक्त उनका वो सब वीडियो आया था। देखिए, आदमी का काम और उसका चरित्र और उसका जो बैकग्राउंड है वो महत्वपूर्ण है। कोकाटी जी ने अपने वो बहुत बाद उधर वो सिन्नर वो एरिया से चुन के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ गलत काम करेंगे।
कृषि डिपार्टमेंट को उन्होंने अच्छे डिसीजन लेना चालू किए। एआई जैसी बहुत बड़ा निर्णय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, एक बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने अपने कारकिर्दी में लिया है। हम आज मंत्री होने के वजह से हमको थोड़ा और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कोकाटी जी इसमें निर्दोष है। मैं उनको पहले से पहचानता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का उनके ऊपर भी पूरा विश्वास है और वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मत्स्य व्यवसाय आपके पास है और आपकी पहल पर उसे कृषि विभाग का दर्जा भी मिला, उससे कैसे देखते हैं, कितना फायदा होगा? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे फायदा होगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, जो राज्यों ने, हमारा पहला राज्य है पांडे जी जिसने एग्रीकल्चर को 100% कृषि का दर्जा दिया है। बिल्कुल। अन्य जो राज्यों को मैं आपको सामने गिना के दिखाया, उन्होंने एक सेक्टर में से उसको कृषि का दर्जा दिया है। हम लोग ने 100% दिया है। 100% देने के वजह से जो प्रोडक्शन है और जो फैसिलिटीज है जो किसानों को अभी तक हम लोग दे पाते थे, उसी तरीके से फैसिलिटीज हम मछुआरों को भी अभी दे पाएंगे। उसके वजह से उनका जो इनकम है, इनकम 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ जाएगा। आज हम फिशरीज में देश में 6ठे क्रमांक में है। जो इनलैंड फिशिंग जो बोलते हैं, जो विदर्भ, मराठवाड़ा जो गोड़े पानी में होता है, वो उसमें हम लोग 16 नंबर पे, 16वें क्रमांक पे है। पर हमारा कोशिश यही है कि ये सारे जो डिसीजंस हम पहले 100-200 दिन में ले रहे हैं, उसके वजह से हमारा जो मछुआरे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनका इनकम बढ़ जाएगा और उसके वजह से हमारा महाराष्ट्र फिशरीज ये सेक्टर में कृषि का दर्जा देने के वजह से जरूर आगे बढ़ेगा। आपके डिपार्टमेंट का एक और सवाल महत्वपूर्ण कि मुंबई एमएमआर रीजन डेवलप हो रहा है और समुद्री सीमा से डेवलप हो रहा है, जो आपके अंडर में आते हैं, आपको उसका रेवेन्यू मिलता है क्या? और रेवेन्यू मिलने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट हो, हमारा पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, हमको रेवेन्यू जनरेशन या उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग हम लोग सोर्सेस और रिसोर्सेज खड़े कर रहे हैं और इसके वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए जो कोस्टल हाईवे हो या अलग अलग ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें एमएमबी का जमीन का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इसलिए आपने कुछ सुना रहेगा कि मैंने आते ही पहले 25 दिन में ही हमारे बीएमसी कमिश्नर को लेटर लिखा था कि आप जब भी ऐसा विचार सोचेंगे कि हमको यहाँ एडवर्टाइजमेंट का कोई कैंपेन चलाना है या तो होर्डिंग के माध्यम से आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, तभी आपका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आप हमारे महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को भी दीजिए। ऐसी विनंती मैंने उनको की थी, उन्होंने यस भी मुझे उसके बारे में वो अच्छे पॉजिटिवली सोच रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में निर्णय भी होगा और जिसके वजह से हमारे दोनों डिपार्टमेंट का इनकम जरूर बढ़ेगा। आप सिंधुदुर्ग तक रहते हैं, ये पूरा हिस्सा गणपति के समय में सारे लोग मुंबई से जाते हैं, वहाँ पर हाईवेज पर पूरा चौक हो जाता है। कई जगहों पर हाईवे के काम अभी भी चल रहे हैं, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, उस पर सरकार का कितना ध्यान है? देखिए, पूरी तरीके से ध्यान है। आज ये अगर आप पूछेंगे तो आज ये हमारा राणे साहब ने नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मुलाकात की। देखिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके वजह से हमारा हाईवे डिले हुआ था, पर आज मैं आपको विश्वास देता हूँ कि वहाँ के लोगों ने हम पे विश्वास रख के, क्योंकि पहले के जो यूबीटी के सांसद थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए लोगों ने उनको घर पे बिठाया है और हमको सांसद बन के, हमको विधायक बन के हमको मैदान में उतारा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे कोंकण के लोगों को विश्वास देता हूँ कि जो परेशानियाँ उनको अब पिछले साल तक होती थी, वो उसकी जैसी कोई भी परेशानी या तो उससे कम ही आपको आने वाले इस साल में गणेश चतुर्थी के वक्त आपको अनुभव करने को मिलेगी। लव जिहाद को लेकर के आप लगातार पूरे महाराष्ट्र भर में घूम रहे हैं, उसको लेकर के बिल जो आना है, जो कड़ा उस पर फैसला होना है, वो क्या सरकार से पन्नों पे ही रह जाएगी या उसको जमीन पर भी उतारेगी? और उससे जुड़ा ये है कि नक्सल के खिलाफ जब कार्रवाई को लेकर के सरकार जन सुनवाई इस जन सुरक्षा कानून लेकर आती है, तो जन सुरक्षा कानून को विपक्ष का विरोध जो होता है, ऐसा क्या लव जिहाद वाले कानून पर भी तो होगा? देखिए, ऐसा है कि लव जिहाद ये हमारे हिंदू समाज की जनसंख्या कम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसका उल्लेख मैंने गजवा हिंद के बारे में आपको कहा था। हमारे हिंदू बहनों को फंसा के
प्रेम विवाह के नाम पे फंसा के उनके बाद उनको धर्मांतर करने की गंदी साजिश ये जिहादियों के माध्यम से होती है। इसलिए जिस तरह के उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, वहाँ एक अच्छा सक्षम लव जिहाद का कानून है, उसी तरह का कानून हम महाराष्ट्र में उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद दिसंबर के इस सेशन में उस तरीके का कानून इंट्रोड्यूस हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, आज महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। कोई भी हिंदुओं का हित जो हमको रखना है, उसके हिंदुओं के ख्याल जो हमको उसके कोई भी रोक नहीं सकता। मेजॉरिटी हमारे पास है। जिस तरीके से हम लोगों ने जन सुरक्षा कानून हम लोग ने बहुमत से हम लोग ने मेजॉरिटी से हम लोग जीते हैं, उसी तरीके से लव जिहाद का भी जो कानून कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून हम लोग लेके आ रहे हैं वो भी भारी बहुमत से हम लोग पास करके दिखाएंगे। छांगुर बाबा को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ का फॉरेन से जिस तरीके से पैसे आते हैं और उसमें वहाँ से कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण ठाकुर है तो उसको इतने पैसे में कन्वर्ट करो, इतने पैसे में, ये जो स्ट्रेटेजी है ये कितना चैलेंज महाराष्ट्र के लिए भी है? देखिए, आपने अगर मेरे 4 साल पहले मेरे विधानसभा में इसके बारे में भाषण दिया था, जब मैंने पूरा का पूरा रेट कार्ड पढ़ के दिखाया था, हमारे कौन से हिंदू बहन जिस जाति की है तो कितने पैसे आपको मिलेंगे, ऐसे इनके पास पूरा का पूरा रेट कार्ड है। उस रेट कार्ड के हिसाब से इन्होंने अपने हिंदू बहनों को ये लोग फंसाते हैं। इसलिए इस तरीके से जो बाबा हैं जो हमारे ही राष्ट्र के खिलाफ गंदी नज़र से देखने की हिम्मत करते हैं, ना योगी जी वहाँ छोड़ेंगे, ना हमारे देवा बहू यहाँ छोड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से नितेश राणे कह रहे हैं कि अगर तमाम सारे जो भी सवाल हैं उनको बगल में रखकर हिंदुत्व के तौर पर एक साथ नहीं आए तो भविष्य में जिस तरीके से दूसरे देशों में हो रहा है उसी तरीके की परिस्थिति महाराष्ट्र और मुंबई में भी होगी।